हे एवरीवन, तो आज हम सीखने वाले हैं ई फॉर एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक। ओके, से नाम बहुत से लोगों ने सुना होगा एंड बहुत से लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। सेव वाटर, सेव सॉइल तो सुना होता है, एनर्जी कंजर्वेशन वो भी ह्यूमन बॉडी का। हाँ, सो हमारे जितने भी रेस्पिरेटरी कंडीशन के पेशेंट्स होते हैं जिनकी ऑलरेडी एनर्जी लैक में होती है, सो हम ऐसी कौन सी टेक्निक्स अडेप्ट कर सकते हैं जिससे उनकी एनर्जी कंजर्व हो सकती है। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसी एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स। अगर आपके भी कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो रेस्पिरेटरी कंडीशन से सफर कर रहे हैं एंड उनको बहुत जल्दी ब्रेथलेसनेस आ जाती है, फटीग आ जाती है, बॉडी एग्जॉशन में चली जाती है, आप उनकी टेक्निक्स एडवाइस कर सकते हैं जिससे वो बहुत ही स्मूथली अपनी डेली रूटीन्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज एनर्जी मैकेनिक्स इन अवर ह्यूमन बॉडी। ओके, हमारी बॉडी की एनर्जी सप्लाई होती है एंड एक एनर्जी डिमांड होती है। अगर हमारी बॉडी की जो एनर्जी डिमांड है उसको एनर्जी सप्लाई फुलफिल करती है तो हम बहुत ही फ्रेश फील करते हैं। पर अगर हमारी बॉडी में एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है एंड इतनी एनर्जी सप्लाई नहीं मिल पाती है, तब जाके हमें फटीग होता है, तब जाके हमें बेचैनी होती है, थकान लगती है। हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं, ये हमारी एनर्जी सप्लाई होती है, ऑक्सीजन उसे हमारी बॉडी को देते हैं जिससे एनर्जी डिमांड फुलफिल्ड होती है। अब अगर हमारे जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स है उनमें रेस्पिरेटरी मसल्स ऑलरेडी वीक होते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होता है और इसलिए हमारी बॉडी की जो एनर्जी डिमांड होती है वो बढ़ जाती है एंड एनर्जी सप्लाई जो होनी चाहिए उससे कम हो जाती है। इस वजह से आप देखोगे कि जितने भी रेस्पिरेटरी पेशेंट्स होते हैं वो हमेशा फटीग में होता है, वो एग्जॉशन में होता है, ब्रेथलेसनेस बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि डिमांड बॉडी की तो है पर एनर्जी उतना रेस्पिरेटरी मसल सप्लाई नहीं कर पा रहे, इन शॉर्ट ऑक्सीजन उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है। हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन सी टेक्निक्स है जो एनर्जी सप्लाई देती है एंड कौन सी टेक्निक्स है जो एनर्जी डिमांड को बैलेंस करती है। तो सबसे पहले जब हमें ये प्रॉब्लम आती है पेशेंट्स में तो हमें कैसे डील करना है। सबसे पहले आप एनर्जी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। एनर्जी सप्लाई हम 3 वेज में बढ़ाते हैं। फर्स्ट इज थ्रू ऑक्सीजन थेरेपी। हम सबने देखा है जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन थेरेपी पे होते हैं, तो फर्स्ट टेक्निक होती है दैट इज ऑक्सीजन थेरेपी। उससे हम एनर्जी सप्लाई बढ़ा देते हैं जो बॉडी को चाहिए होती है। सेकेंड इज न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, यानी पेशेंट को प्रोटीन आप ज्यादा दे सकते हो या जितने भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ाते हैं, राइट, वो आप दे सकते हो जिससे एनर्जी सप्लाई बढ़ जाती है। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, यानी आप जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, फ्लूइड होते हैं, वाटर इंटेक होता है, आप बढ़ा सकते हैं जिससे एनर्जी सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये तो कुछ बेसिक थे टेक्निक्स जो एनर्जी सप्लाई बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं कि एनर्जी डिमांड को हम कम कैसे करें। ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिससे हम एनर्जी डिमांड ही कम कर दे जिस वजह से हमें सप्लाई ना बढ़ाना पड़े। तो फर्स्ट सच इज आप एनर्जी डिमांड कैसे घटा सकते हो। फर्स्ट इज प्रॉपर स्लीप मैनेजमेंट, यानी आपको अपने पेशेंट्स को एडवाइस करना है स्ट्रिक्ट आपका स्लीपिंग शेड्यूल होना चाहिए, यानी आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स स्लीप होनी ही चाहिए। उसके लिए आप मेलेटोनिन रिच फूड इंटेक बढ़ा सकते हैं। आप एक स्ट्रिक्ट अपना जो आवर्स होते हैं स्लीप के, आपको उसमें ही सोना है एंड उसी टाइम पे उठना है जिससे आपकी स्लीप साइकिल बहुत ज्यादा बैलेंस में आती है। इसके अलावा आप जब सोते हैं अपने एनवायरनमेंट को स्लीप इंड्यूसिंग बना सकते हैं जिससे आपको इजीली नींद आ जाती है, इंसोम्निया नहीं होता है। इसके अलावा आप डे नाइट नैप भी अवॉइड कर सकते हैं जिससे आपको रात को गहरी और अच्छी नींद आ सकती है। फर्स्ट इज स्लीप मैनेजमेंट। अगर आपकी स्लीप अच्छी होगी तो आपकी एनर्जी डिमांड अपने आप कम हो जाती है। सेकेंड इज स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस रिडक्शन के लिए आप कोई रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर सकते हैं, आप योगा मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी डिमांड बहुत ही कम हो जाती है। Third and main, which is breathing retraining and exercises. Breathing retraining and exercises से भी आपकी एनर्जी डिमांड कम हो सकती है। मोस्टली जो सीओपीडी के केसेस होते हैं हम उनमें पर्सली ब्रीदिंग एंड डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग सिखाते हैं। ये दो ब्रीदिंग टेक्निक्स इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि इस वजह से क्या होता है कि आपके जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है मसल्स का वो बहुत कम हो जाता है, तो आपके जो बॉडी में फटीग आती है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो बढ़ जाता है, तो इन टेक्निक से बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। तो हम पेशेंट को हमेशा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एंड पर्सली ब्रीदिंग सिखा सकते हैं। इसके अलावा
पोजिशनिंग होती है डिफरेंट टाइप्स, जिस वे में आप उन पेशेंट को सिखा सकते हैं, उन पोजिशनिंग को अडेप्ट करते ही पेशेंट बहुत जल्दी एट ईज फील कर सकता है। सबसे फर्स्ट होती है फॉरवर्ड लीन सिटिंग, इसके अलावा सेमी फॉलो सिटिंग होती है, वाइल स्टैंडिंग होती है। तो स्टैंडिंग में या तो वॉल को पकड़े खड़े हो सकते हैं, कोई भी चेयर या रेलिंग का सपोर्ट लेके खड़े हो सकते हैं। एंड वाइल स्टेयर क्लाइंबिंग अप एंड क्लाइंबिंग डाउन, ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ योर रीलिंग्स, तो हमेशा उनकी मदद लीजिए, जिससे आपका एनर्जी कंजर्वेशन होता है। तो ये कुछ टेक्निक्स है। इसके अलावा कुछ मैकेनिकल एड्स हो सकते हैं, यानी आप पेशेंट को डेली जो रूटीन होता है उसमें कैसे वो अडेप्ट करें। सो फर्स्ट इज हैविंग अ वेरी प्लान्ड रूटीन, यानी आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि स्टार्ट ऑफ द डे वेरी लाइट एक्टिविटी करनी है, एंड जो उनके ज्यादा हैवी वर्क है वो एट द एंड ऑफ द डे करें, जिससे उनका जो एग्जॉर्शन होता है बॉडी का वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा पेसिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। पेसिंग टेक्निक में यानी एवरी हाफ एन आवर हमेशा पेशेंट को जहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट मिले उनको बैठ के रिलैक्स होना है, इससे उनकी एनर्जी कंजर्व हो जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट किचन में कहीं काम करता है तो हमको उन्हें कहना है कि उनकी जो भी नेसेसरी जगह की चीजें हैं उनको ओवरहेड नहीं रखनी है, अप टू द शोल्डर लेवल रखनी है। आप जितनी भी ओवरहेड एक्टिविटीज करते हैं उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट ज्यादा होती है। सो आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि उनकी जो भी नेसेसरी आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स हैं इन द किचन वो अप टू द लेवल ऑफ शोल्डर या आई रखे, जिससे उनको ओवर रीचिंग एक्टिविटीज ना करनी पड़े। इसके अलावा आप पेशेंट को भी पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करने को एडवाइस कीजिए, उससे भी एनर्जी कंजर्व होती है। इसके अलावा पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि ड्यूरिंग टेकिंग द बाथ वो एक शावर चेयर भी ले सकती है इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ बकेट फुल ऑफ वाटर, बिकॉज उससे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, जबकि शावर से आपकी एनर्जी कंजर्व होती है, बिकॉज वाटर आपके बॉडी पे अपने आप पड़ता है। इसके अलावा ग्रूमिंग में आप एडवाइस कर सकते हैं कि ड्रेसिंग टेबल में उनकी जो भी नेसेसरी आइटम्स है जिनको यूज करनी है वो क्लोज टू देयर रीच रखे, सो दैट उनको आउटरीच ना करना पड़े हर ऑब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा पेशेंट को बता सकते हैं कोई भी आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रेक्शन एक्टिविटीज होती है उन्हें अवॉइड करें, बिकॉज आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रेक्शन जैसे पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग हो गया, इसमें हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। सो ये एक्टिविटीज को अवॉइड करना है। इसके अलावा पेशेंट से जितना हो सकता है वो एक्टिविटीज में हेल्प ले, दूसरों के जो भी फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है उनसे, सो दैट उनको हर एक चीज खुद ना करनी पड़े। राइट, तो ये कुछ टेक्निक्स थी जिससे आप पेशेंट को एनर्जी कंजर्वेशन सिखा सकते हो। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेशेंट एजुकेशन इन रेस्पिरेटरी कंडीशंस, बिकॉज रेस्पिरेटरी कंडीशन में ऑलरेडी ऑक्सीजन लैकिंग होता है, रेस्पिरेटरी मसल्स इतना ऑक्सीजन ले नहीं पाते, जिस वजह से बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है एंड ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, जो कि आपको सुनने में बहुत ही इजी एंड सिंपल लगेगी, बट पेशेंट अगर अपने डे टू डे एक्टिविटीज में इन्हें अलाइन करते हैं तो उन्हें बहुत ही मैजिकल आउटकम्स मिल सकते हैं, जिसमें वो एट ईज रहते हैं, विदाउट डिस्निया रहते हैं एंड हैप्पी रहते हैं। So this was our E for energy conservation technique. I hope आपको कुछ नया सीखने मिला हो, and for more such steps do follow Physio Made Easy.